अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर 82 के ऊपर पुष्पिका नंबर 21 में विचार चल रहा है। ठीक है, तो कहा था शब्द सामर्थ्यम लिंगम। विनियोग विधि के लिए सहकारीभूत जो 6 प्रमाण बताए थे उनमें से दूसरा प्रमाण है लिंग। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। तो लिंग क्या चीज है जी? तो उसका अर्थ बताया था शब्द सामर्थ्यम लिंगम। ठीक है, हर एक किसी भी शब्द में अपने अर्थ का ज्ञान कराने का जो सामर्थ्य होता है उसी को कहते लिंग। कल लक्षण भी लिख के दिया था। इसी को दूसरी भाषा में बोल सकते हैं शक्ति वृत्ति, किंवा अभिधान शक्ति, किंवा रूढ़ी, ये सब इसी के अर्थ है। ठीक है, फिर आगे कहा कि इसके लिए प्रमाण दे दिया, कोई वचन दिया यथा अहुहु करके, सामर्थ्यम सर्वशब्दानाम लिंगम इति अभिधीयते। सर्वशब्दानाम सामर्थ्यम लिंगम इति अभिधीयते। सभी शब्दों का जो अपने अर्थ करा देने का सामर्थ्य है वही कहते उसको क्या जी? लिंग। आगे लिखा है कि सामर्थ्यम रूढ़ी एव, रूढ़ी ही है। ठीक है जी, रूढ़ी का भी अर्थ कल लिखा था क्या? अवयवार्थ की अपेक्षा न करते हुए समुदाय अर्थोपस्थापकत्वम, समुदाय वर्णों का जो समुदाय है उसके द्वारा ही अर्थ उपस्थापकत्व, अर्थबोध कराना, ये जिसमें है तो अर्थ समझ लेना चाहिए कि उस अर्थ में उस शब्द की क्या है? रूढ़ी है। अर्थात उस अर्थ में उस शब्द का सामर्थ्य है, यही लिंग हुआ, ये कहा था। फिर आगे लिखा है क्या कि तेन समाख्यात अस्या भेद। इन 6 प्रमाणों में अंतिम का प्रमाण आया है समाख्या, और अभी चल रहा है विचार लिंग का। और लिंग और समाख्या ये दो है, अलग अलग है, दोनों एक नहीं, दोनों का भेद है। और उस भेद को ही स्पष्ट करने के लिए हम लोगों ने कल बताया था कि शब्द के 4 भेद कहे थे। बराबर, कौन शब्द 4? एक रूढ़ शब्द होते हैं, कुछ लक्षक शब्द होते हैं, कुछ योगारूढ़ शब्द होते हैं और कुछ यौगिक शब्द होते हैं। तो रूढ़ शब्द किसको कहते हैं? तो एक एक की व्याख्या लिखते हैं। तो रूढ़ शब्द बराबर प्रकृति प्रत्ययार्थम अनपेक्ष, प्रकृति प्रत्ययार्थम, प्रकृति प्रत्ययार्थम अनपेक्ष, अनपेक्ष समुदाय शक्त्यार्थ बोधकः, समुदाय शक्त्यार्थ बोधकः शब्दः। समुदाय शक्त्यार्थ बोधक शब्द। उदाहरण यथा गौ वृक्षादि। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं जो कि अपना अर्थ बताते समय प्रकृति क्या है इस शब्द में, प्रत्यय क्या है, इसकी अपेक्षा करते नहीं है। लेकिन कुछ लेना देना नहीं है, कौन सा धातु है, कौन सा प्रत्यय हुआ, कैसा शब्द बना, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। वो जो शब्द का वर्णों का समुदाय है वही शक्ति वृत्ति से ही अपने अर्थ का ज्ञान करा देता है। उन शब्दों को कहते हैं क्या जी? रूढ़ शब्द।
वही लिखा। प्रकृति प्रत्ययार्थम अनपेक्ष समुदाय शक्त्या, समुदाय शक्ति से ही अर्थबोधक शब्द, उसको कहेंगे रूढ़ शब्द। उदाहरण दिया गौ, गौ शब्द सुनते ही गौ माता की स्मृति होती है, ज्ञान हो जाता है कि नहीं। वृक्ष, घट, पट, ये सभी शब्द अपने अपने अर्थ में क्या हो चुके हैं, रूढ़ हुए हैं अपने अपने अर्थ बताने के लिए। जरूरत नहीं कि उसमें प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है, इसके ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं थी। कौन शब्द हुए, रूढ़ शब्द हुए। ठीक। नंबर 2 लक्ष्य। रूढ़ शब्द के और एक अर्थ लिखिए, और एक व्याख्या। संकेत युक्त नाम, संकेत युक्त नाम रूढ़ शब्द। संकेत युक्त जो नाम, किसी भी अर्थ का बोध होने के लिए उसके लिए जो संकेत किया गया है वही शब्द होता है। कौन सा जी, रूढ़। जैसे किसी का नाम देवदत्त है, किसी का यज्ञदत्त है कि नहीं, वो नाम रखा गया है, संकेत कर दिया है उस शरीर को, है कि नहीं। तो वो शब्द उस शरीर के लिए अर्थात उस अर्थ के लिए क्या हो गया, रूढ़ हो गया। यही इसको कहते हैं क्या जी, रूढ़ शब्द, संकेत युक्त नाम। चलिए नंबर 2 है लक्षक शब्द। तो लक्षक शब्द का अर्थ करते हैं, व्याख्या। लक्षणयार्थ बोधक शब्द, लक्षणयार्थ बोधक शब्द, लक्षक शब्द। ठीक। उदाहरण यथा गंगायाम घोषः, गंगायाम घोषः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। लक्षणया, लक्षणावृत्ति के द्वारा, शक्य संबंधो लक्षण, तो लक्षणावृत्ति के द्वारा अर्थ का बोध कराने वाला जो शब्द होता है उसको कहते हैं क्या जी, लक्षक शब्द। उदाहरण है गंगायाम घोष। यहाँ पर 2 शब्द है, गंगा और घोष, लेकिन लक्षक कौन है उसमें, गंगा। गंगा शब्द क्या है जी, लक्षक है। क्योंकि गंगायाम घोष इस वाक्य से बोध निकलता है तीरे घोष, तीर पर है घोष। घोष नाम अभीरवल्ली है कि नहीं, अभीरपल्ली वल्ली या अभीर लोगों के घर, वाड़ा लीजिए, गौड़ियासा वाड़ा। अब समझ में आया ना। तो कहा है वो, तीर पर है। लेकिन इस वाक्य में तीर शब्द आया है क्या, नहीं, नहीं आया है। तो तीर का बोध कैसा हुआ, तो गंगा शब्द के द्वारा। फिर गंगा शब्द की शक्ति वृत्ति तो प्रवाह में है, तीर का बोध कैसा हुआ, तो गंगा शब्द में लक्षणा करके बोध हुआ, किसका, तीर का। शक्य संबंध हो लक्षणा, गंगा पद का शक्य कौन है, प्रवाह, और उसका संबंध किसके साथ है, तीर के साथ, तो तीर लक्ष्य हुआ। तो लक्षणावृत्ति के द्वारा तीर का बोध करा दिया किसने, गंगा शब्द ने। इसलिए गंगा शब्द क्या हुआ, लक्षक। कौन सा शब्द है, वही लक्षणयार्थ, लक्षणया अर्थबोधक शब्द, लक्षक शब्द झालं। आगे चलेंगे। तीसरा नंबर है, 4 प्रकार ने शब्द के। तो आगे वाला प्रकार लिखिए, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, इसकी व्याख्या लिखेंगे। शास्त्र कल्पित अवयवार्थानुसंधान, शास्त्र कल्पित, कल्पितावयव, ऐसा करो संधि, कल्पित अवयवार्थानुसंधान पूर्वक, शास्त्र कल्पितावयवार्थानुसंधान पूर्वक समुदाय शक्त्यर्थबोधक पदम, समुदाय शक्त्या अर्थबोधक पदम, समुदाय शक्त्यार्थबोधक पदम। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। उदाहरण यथा पंकजः, पंकज,
पंकज शब्द का अर्थ होता है पंकात जायते इति पंकजः, बराबर कमल। पंकात जायते इति पंकजः, बराबर कमल। ठीक है। और देखिए भाई, शास्त्र कल्पित अवयवार्थानुसंधान पूर्वक, शास्त्र के द्वारा कथित कल्पित कथित जो अवयव है उस अवयव का अर्थ का भी अनुसंधान करते हुए समुदाय शक्ति से अर्थ का बोध कराने वाला शब्द उसको कहते हैं क्या जी? योग रूढ़ शब्द। कहने का तात्पर्य उस अर्थ में वो शब्द रूढ़ हो चुका है, किंतु रूढ़ होने पर भी जो शास्त्र ने बताए हुए उसके अवयव प्रकृति प्रत्यय आदि उसके द्वारा भी उसी अर्थ का वो शब्द बोध करा रहा है। ऐसे शब्दों को क्या बोलेंगे? योग रूढ़। उसमें रूढ़त्व भी है, योगत्व भी है। योग मतलब अवयव, प्रत्यय, प्रकृति प्रत्यय, इसका अर्थ करेंगे तो वही अर्थ निकलता है। अब उस अर्थ में वो शब्द रूढ़ भी हो चुका है लोग में। पंकज सुनते ही है कि नहीं, जिसको पता नहीं है प्रकृति प्रत्यय का उसको भी ज्ञान हो जाता है। पंकज मतलब कमल। और विग्रह करेंगे उसका प्रकृति प्रत्यय के द्वारा उसका अर्थ बताएंगे तो भी ज्ञान होता है। इसलिए पंकज शब्द कैसा हुआ? योग रूढ़ हो गया ना जी। ये हुआ तीसरा शब्द हुआ। और आगे चौथा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द है तो उसकी व्याख्या प्रकृति प्रत्यय द्वारार्थवाचक शब्द। प्रकृति प्रत्यय द्वारार्थवाचक शब्द। यौगिक शब्द उदाहरण यथा पाचक, सुखद इत्यादि। ठीक है। अर्थ देखिए, ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। किसको? प्रकृति प्रत्यय द्वारा अर्थवाचक शब्द। प्रकृति और प्रत्यय इनके माध्यम से ही अपने अर्थ का बोध करा रहा है। ऐसा जो शब्द उसको क्या कहेंगे? यौगिक शब्द। वो रूढ़ नहीं हुआ है, लोग में ऐसा रूढ़ी नहीं है कि इसका अर्थ ये है करके, किंतु उसके प्रकृति प्रत्यय इसका विचार करेंगे तो उसके माध्यम से अर्थ का बोध कराने वाला जो शब्द उसको कहेंगे क्या? यौगिक शब्द। उदाहरण दिया है पाचक। तो पाचक शब्द किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के लिए है क्या? रूढ़ है क्या? जगत में नहीं। तो फिर किसको कहते पाचक? उसमें पच धातु है कि नहीं? पच धातु का अर्थ होता है पाक, पाक क्रिया। और नूल प्रत्यय हुआ है, उसका अक बचा तो जोड़ दिया तो पाचक है कि नहीं? अर्थात पाक करता। तो पाचक शब्द का अर्थ क्या होता है जी? पाक करता है कि नहीं? भोजन बनाने वाला उसको कहेंगे क्या जी? पाचक। हाँ, तो प्रकृति प्रत्यय का अर्थ किया तब अर्थबोध हुआ। इसलिए ये शब्द कौन सा है जी? यौगिक शब्द है। उदाहरण दूसरा दिया है सुखद। तो किसको कहते सुखद? किसी को भी कह सकते। बोलेंगे उसका अर्थ क्या है? तो प्रकृति प्रत्यय देखेंगे तब सुखम ददाति इति सुखद। जो सुख देता है उसको बोलते क्या जी? सुखद। सुख देने वाला जो भी कोई होगा तो उसको कहेंगे सुखद। ये शब्द भी कौन सा हुआ? यौगिक शब्द हुआ। लग गया जी। तो शब्द के कितने भेद हुए? 4। कौन कौन? रूढ़ शब्द, लक्षक शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द हुआ। अब एक पंक्ति लिखिए नीचे। अत्र लिंगम तो रूढ़ शब्द। लिंगम तो रूढ़ शब्द। अर्धविराम समाख्यातो यौगिक शब्द।
समाख्यातो यौगिकः यौगिक शब्दः समाख्यातो यौगिक शब्दः अतः उभयोः भेदः सुस्पष्टः अस्ति उभयोः भेदः सुस्पष्टः अस्ति। ठीक है, उभयोः भेदः सुस्पष्टः अस्ति। अर्थ लिखिए। तो किसके लिए शब्द का वाक्य बताया था कि लिंग और समाख्या ये दो चीज है, एक नहीं है। इस बात का स्पष्टीकरण के लिए विभाग किया। तो चार शब्द के प्रकार बताए। तो उसमें लिंग किसको कहते हैं? इन चार शब्दों में से जो पहला शब्द है रूढ़ शब्द, उसको कहते हैं क्या? लिंग। और इन चार शब्दों में जो अंतिम है यौगिक शब्द, वो हो गया कौन? समाख्या। दोनों में भेद हुआ कि नहीं? अंतर हुआ। वही लिखा है पुस्तक में, देखेंगे। तेन समाख्यात अस्याः पहली पंक्ति 82 पेज के ऊपर, संस्कृत में ऊपर से दूसरी पंक्ति। तेन, तेन का अर्थ लिखिए। तेन, तेन मतलब क्या? तेन बराबर समुदाय सामर्थ्यत्वेन, समुदाय सामर्थ्यत्वेन। ठीक। आगे है समाख्यातः। समाख्यातः का अर्थ लिखिए यौगिक शब्द समाख्या प्रमाणतः। यौगिक शब्द समाख्या प्रमाणतः। यौगिक शब्द समाख्या प्रमाणतः। ठीक है जी। अस्याः, उसी में आया है ना, वही पंक्ति भी पुस्तक के। अस्याः उसका अर्थ, अस्याः बराबर रूढ़ी सामर्थ्य रूपायाः शक्तेः। रूढ़ी सामर्थ्य रूपायाः शक्तेः। हो गया जी। तो क्या अर्थ निकला? तेन समाख्यात अस्याः भेद। तेन, तेन का अर्थ क्या लिखा? समुदाय सामर्थ्यत्वेन। क्योंकि लिंग का अर्थ क्या है जी? समुदाय सामर्थ्य। शब्द सामर्थ्यम लिंगम, ऐसा अर्थ किया है ना। अर्थात उस लिंग से समाख्यात अस्याः भेद। समाख्यात, समाख्यात मतलब यौगिक शब्द समाख्या प्रमाणत। यौगिक शब्द रूप जो समाख्या है, उस समाख्या प्रमाण से अस्याः भेदः। अस्याः मतलब रूढ़ी सामर्थ्य रूपाया शक्ति। रूढ़ी सामर्थ्य रूप जो शक्ति है, उसका उस समाख्या से क्या है जी? भेद है। अर्थात समाख्या और लिंग प्रमाण दोनों एक नहीं है। लग गया जी। तो क्या लिखा है? भेद। भेद शब्द का अर्थ लिखिए भेद बराबर पार्थक्यम। पार्थक्यम बराबर स्वरूप पार्थक्यम। स्वरूप पार्थक्यम। अंश में लिखिए यौगिक शब्द रूपा समाख्या। यौगिक शब्द रूपा समाख्या। यौगिक शब्द रूपा समाख्या अर्धविराम। ततः रूढ़श्च लिंग शब्दः। ततः रूढ़श्च लिंग शब्दः स्वरूपतः। स्वरूपतः अर्थतः फलतः च भिन्नः एव।
स्वरूपतः अर्थतः फलतः च भिन्नः एव कंस भाई। ठीक है जी, चलिए भाई, दोनों प्रमाणों का पार्थक्य है। भेद है मतलब पार्थक्य है, अर्थात स्वरूप पार्थक्य है। क्या पार्थक्य है जी? यौगिक शब्द रूपा समाख्या, समाख्या मतलब यौगिक शब्द, और उससे रूढ़ शब्द भिन्न है, क्योंकि रूढ़ मतलब लिंग शब्द है कि नहीं? रूढ़श्च लिंग शब्द, लिंग शब्द किसको कहते हैं? रूढ़ शब्दों को। अर्थात दोनों का स्वरूप भिन्न है, स्वरूपता भेद है, अर्थतः भेद है, और फलतः देखिल उन दोनों का क्या है जी? भेद है। हुआ जी? हाँ, एक वाक्य और, लिंगम बराबर समुदाय शक्ति। लिंगम बराबर समुदाय शक्ति, बराबर रूढ़ी शक्ति। रूढ़ी शक्ति पूर्ण विराम। समाख्यातो यौगिकी शक्ति, यौगिकी शक्ति बराबर अवयवांग शक्ति। अवयवांग शक्ति हो गया। ठीक, ये भेद हुआ। तो लिंग क्या है जी? समुदाय शक्ति है, उसी को रूढ़ी शक्ति बोल सकते हैं। और समाख्या तो यौगिक शक्ति है, अर्थात उसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं अवयवांग शक्ति। उसके जो अवयव रूप अंग है उसमें वो क्या है जी? शक्ति है। हो गया जी। चलिए ग्रंथ में तेन समाख्यात अस्याः भेद हुआ। आगे ग्रंथकार स्वयं बता रहे, यौगिक शब्द समाख्यात रूढ़्यात्मक लिंग शब्द से भिन्नत्वात्, स्पष्ट भेद बताया। यौगिक शब्द जो समाख्या है उससे समाख्यात रूढ़्यात्मक लिंग शब्द से, रूढ़ी स्वरूप जो लिंग शब्द उसका क्या है जी? भेद है, भिन्नत्वात्, भिन्न होने के कारण दोनों अलग अलग है। यौगिक शब्द समाख्यात रूढ़्यात्मक लिंग शब्द से भिन्नत्वात्। हो गया। आगे चलिए, तेन बर्हिर्देव सदनम दामि इति मंत्रस्य कुशलवनांगत्वं न तु उल्पादिलवनांगत्वं तस्य बर्हिर्दामि इति लिंगात् तल्लवनं प्रकाशयितो समर्थत्वात् एवं अन्यत्रापि लिंगात् विनियोगः द्रष्टव्यः। ठीक है जी। अब उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण किस बात के लिए दे रहे हैं आप? लिंग प्रमाण के द्वारा विनियोग कैसा होता है। विषय क्या चल रहा है अपना मूल, कि विनियोग विधि के सहकारीभूत 6 प्रमाण बताया है। विनियोग करना, विनियोग विधि क्या करती? विनियोग करती है। विनियोग करती मतलब क्या है? शेष शेषी भाव का बोध कराती है। तो उस शेष शेषी भाव का बोध कराने के लिए विनियोग विधि के सहकारीभूत 6 प्रमाण बताए, तो श्रुति, लिंग वगैरह। तो श्रुति के उदाहरण दिए हैं बहुत सारे, और श्रुति जो है वो लिंगादियों से बलवान है, बलवती है, ये बात भी कह दिया पीछे। अब लिंग प्रमाण के द्वारा कैसा विनियोग करती है वो विनियोग विधि, अर्थात शेष भाव का बोध कैसा कराती है, इस बात का स्पष्टीकरण करने के लिए दृष्टांत दे रहे। ठीक है, तो क्या दिया? तेन बर्हिर्देव सदनम दामि, ये वाक्य है। हुआ कि नहीं? तो तेन, तेन शब्द का अर्थ लिखी है तेन बराबर लिंग प्रमाणेन। ठीक है जी। देखिए भाई, तेन, तेन मतलब लिंग प्रमाणेन, उस लिंग प्रमाण से क्या? बर्हिर्देव सदनम दामि इति मंत्र से, मंत्र है। कौन सा मंत्र है? बर्हिर्देव सदनम दामि। ये क्या हुआ? मंत्र हुआ। और ये मंत्र किसका अंग है भाई? तो बता रहे कुश लवनांगत्वम, कुश लवन का अंग है। कौन? मंत्र।
कौन सा? बर्हिर्देव सदनम दान, ये मंत्र है कि नहीं? ये अंग है, मंत्र अंग है। और अंगी कौन? कुश लवन। लवन मतलब काटने, कापने, काटना। कुश मतलब एक तृण विशेष, उस काटने का, उसको बर्ही कहते हैं। वो जो काटते समय ये मंत्र बोलना पड़ता है। तो जो कुश का लवन है तो वो हुआ अंगी, और उसका अंग हुआ कौन? ये मंत्र। तो अंगांगी भाव समझ में आया? अंगी कौन? मंत्र नहीं, कुश लवन। और अंग कौन? मंत्र। अब इन दोनों में अंगांगी भाव है, ये कैसा पता चला आपको? कैसा जाना आपने? क्या प्रमाण है? तेन, वाक्य के आरंभ में आए नहीं यहाँ पर? तेन, तेन लिंग प्रमाण है। तो कैसा वाक्य बोध हुआ? तेन अंगत्वम, तेन लिंगेन अंगत्वम। कस्य अंगत्वम? कुत्र अंगत्वम? ये प्रश्न है। तो कस्य अंगत्वम? कुशस्य अंगत्वम, क्या कुश लवनस्य अंगत्वम? कुश लवन का अंग है कौन? मंत्र। कौन सा? बर्हिर्देव सदनम दानी। प्रमाण लिंग प्रमाण। वह ना वाक्य लग रहा है कि नहीं? हर एक वाक्य में जो प्रत्येक शब्द है वो प्रत्येक शब्द क्या कह रहा है, ये बात का स्पष्टीकरण हुआ कि नहीं? देखिए, तेना बर्हिर्देव सदनम दामी इति मंत्रस्य कुश लवनांगत्वम, कुश लवनांगत्वम के बाद अर्धविराम पुस्तक में। फिर आगे न तु उल्पादि लवनांगत्वम, अर्थात उल्पा लवन का अंग मंत्र नहीं है। क्या जी? उल्पा लवन का अंग मंत्र नहीं है। बोलेंगे उल्पा क्या चीज है? तो उल्पा का अर्थ लिखिए तृण विशेष, ये भी एक तृण विशेष है। उल्पा इतना पता चला। अब देखिए भाई, कोई बोलेगा कि भाई क्यों? यह जो मंत्र है बर्हिर्देव सदनम दामी, यह मंत्र कुश लवन का ही अंग है और उल्पा लवन का अंग नहीं है। कुश को छोड़कर अन्य दूसरे घास काटने का अंग नहीं है। क्यों? क्या कारण है? उसका आगे क्यों देंगे? तस्या बर्हिर्दामीति लिंगात तल्लवनम प्रकाशयितुम समर्थत्वात्। मिला वाक्य? तस्य, तस्य मंत्रस्य, तस्य शब्द का अर्थ लिख के रखिए, तस्य मंत्रस्य। ठीक है जी, तस्य नाम मंत्रस्य। तो बर्हिर्दामी है कि नहीं? बर्हिर्दामी इति लिंगा, इस लिंग से, लिंग, लिंग मतलब क्या जी? शब्द सामर्थ्य, रूढ़ी। तो बर्हिर्दामी, बर्ही शब्द की रूढ़ी कहां पर है? तो कुश में है, उल्पा में नहीं है। अर्थात बर्ही शब्द रूढ़ कहां हो चुका है? कुश में, न कि उल्पा में। इसीलिए बर्ही शब्द सुनते ही बोध हो जाता है किसका? कुश का। इसीलिए वो कुश का, कुश लवन का अंग है। किस प्रमाण से? लिंग प्रमाण। ते तस्य बर्हिर्दामीति लिंगात् तल्लवनम, तल्लवनम कुशलवनम, तल्लवनम का अर्थ कुशलवनम प्रकाशितुम समर्थत्व। कुशलवन का है कि नहीं, का प्रकाशन करने के लिए समर्थ है कौन? यह मंत्र। इसलिए वो मंत्र कुशलवन का अंग है, उल्पा का नहीं। इतना पता चला ना? अब देखिए, थोड़ा सा देखते विचार करते हैं। तो लिंग के द्वारा विनियोग करने के लिए कितने बीच में व्यापार बताए थे? चार। बराबर है कि नहीं? अब यहां पर मंत्र है कौन? बर्हिर्देव सदनम दामी, ये मंत्र है। बराबर है कि नहीं? और इस मंत्र के बाद वहां पर वेद में कोई विनियोजक वाक्य नहीं है। मतलब इस मंत्र का उपयोग कहां करे ऐसा बताने वाला कोई वाक्य नहीं है। जैसे कदाचन स्तरी रसी, इस मंत्र के बाद विनियोजक वाक्य था,
कौन सा? ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते। इस प्रकार का क्या था? विनियोजक वाक्य। और विनियोजक वाक्य जहां रहता है वहां विभक्ति रहती है, द्वितीय तृतीय कुछ तो रहती है, तो वहां पर विभक्ति रूप श्रुति रहती है, तो उससे तो बोध हो जाता है फिर अंगी कौन और अंग कौन। उस प्रकार यदि बर्हिर देव सदनम दामी इसके बाद भी कोई, इस मंत्र के बाद कोई विनियोजक वाक्य रहता तब तो श्रुति प्रमाण से ही अंगांगी भाव का बोध हो जाता, किंतु विनियोजक वाक्य नहीं है, इसका मतलब श्रुति प्रमाण से क्या नहीं होगा? अंगांगी भाव का बोध नहीं होगा। अब जबकि दर्श पूर्णमास याग प्रकरण में इस मंत्र को पढ़ा गया है, बर्हिर देव सदनम दामी, और वेद का कोई भी वाक्य कोई भी अक्षर व्यर्थ तो होता नहीं है, इसका कहीं न कहीं तो उपयोग होना चाहिए, और कहा करे उपयोग पता तो चल नहीं रहा है। फिर श्रुति प्रमाण काम नहीं दे रहा है क्योंकि वहां पर वो श्रुति है ही नहीं है, इसीलिए उसके बाद वाला प्रमाण होता है कौन सा? लिंग। तो लिंग प्रमाण से पता चलता है कि ये मंत्र किसका अंग है। तो कैसा चलेगा? उसकी भी 4 व्यापार होते हैं, है कि नहीं? तो पहला व्यापार बताया था कौन सा जी? स्वाभिधेयार्थ प्रतिपादनम, अर्थात मंत्र के जो पद पदार्थ है, पद है, उन पदों का अर्थ का प्रतिपादन, ज्ञान होना, यही होता है स्वाभिधेयार्थ प्रतिपादन। ठीक है ना? अब यहाँ पर पद आया है बर्री, और बर्री शब्द के 10 अर्थ बताए हैं, बहुत सारे अर्थ बताए हैं, है कि नहीं? क्या क्या अर्थ होते बर्री शब्द के? लिखते एक श्लोक है, कुशा काशा यवा दुर्वा, कुशा काशा यवा दुर्वा, उशीराश्च सकुंदराः, उशीराश्च सकुंदराः, पूर्ण विराम। उत्तरार्ध लिखेंगे, गोधुमा वृहयो मुंजा, गोधुमा वृहयो मुंजा, मुंजा, एते दर्भाः दर्भाः प्रकीर्तिताः, एते दर्भाः प्रकीर्तिताः। एते दर्भा प्रकीर्तिताः। ठीक है जी, चलिए तो क्या क्या बताया जी? कुशा काशा यवा दुर्वा, कुश काश यव दुर्वा उशिरा सकुंदर गोधूम व्रीहि मुंजा, ये सब अर्थ है किसके? बर्री शब्द के। ठीक है ना जी? और दामी, दामी शब्द का अर्थ है काटना। दामी शब्द का अर्थ होता है काटना। बर्हिर देव सदनम दामी, देव सदनम देवता का घर बनाने के लिए, देवता का घर है कि नहीं, उसके लिए काटना पड़ता है किसको? कुश को। वो काटकर फिर उसका उससे बनाना पड़ता है। ठीक है जी? तो चलिए, तो क्या हुआ जी? स्वाभिधेय, स्वाभिधेयार्थ प्रतिपादन हुआ, है कि नहीं? अब नंबर 2 पर बताया है क्या जी? 4 व्यापारों में दूसरा क्या है? वस्तु प्रकाशन सामर्थ्य निरूपण। हाँ, वस्तु प्रकाशन सामर्थ्य निरूपण। ठीक है ना? अब बर्री शब्द के तो बहुत सारे अर्थ बताए, तो भी बर्री शब्द कुश अर्थ में रूढ़ है। शास्त्र में बर्री शब्द के अनेक अर्थ बताए, किंतु लोक में बर्री शब्द रूढ़ कहाँ हुआ है? कुश में रूढ़ हुआ है कि नहीं जी? इसलिए रूढ़ अर्थ हुआ कौन? कुश हुआ। तो वस्तु सामर्थ्य प्रकाशन वस्तु प्रकाशन सामर्थ्य निरूपण हुआ। इसके द्वारा, बर्री शब्द के द्वारा कौन से वस्तु का प्रकाशन हो रहा है? रूढ़ कहाँ है वो? तो कुश में है, तो कुश अर्थ आया।
इसलिए इसलिए कुश बर्री शब्द से कौन सा अर्थ लिया जाएगा? कुश। कुश का ही अर्थ लिया जाएगा। ठीक है ना जी, लिंग प्रमाण से। अब दो बात हो गई, तीसरी बात आती है क्या? श्रुति कल्पना। अब विचार करना पड़ता है कि इस मंत्र में बर्री शब्द आया है, दानी का अर्थ काटना है, और बर्री शब्द का अर्थ कुश होता है। इसका मतलब जरूर कुश संबंधी कुछ करते समय इस मंत्र का उपयोग होगा, है कि नहीं? कुश संबंधी या दानी मतलब काटना, तो कुश काटते समय इस मंत्र का उपयोग करना पड़ेगा। तो ऐसी इस प्रकार की श्रुति की विभक्ति की क्या करना पड़ती है? कल्पना। क्योंकि श्रुति विभक्ति रूप श्रुति की कल्पना किए बिना अंगांगी भाव का बोध होता नहीं है। फिर तीसरा व्यापार हो जाता है श्रुति कल्पना, तो उसमें श्रुति की कल्पना हो जाएगी क्या? अनेन मंत्रेण कुशलवनम कार्यम, इस प्रकार की श्रुति की कल्पना, है कि नहीं? लिख सकते, श्रुति कल्पना करके ये वाक्य की लिख के रख सकते हैं। तीसरा व्यापार, अनेन मंत्रेण कुशलवनम कार्यम, अनेन मंत्रेण कुशलवनम कार्यम। क्यों वहां दूसरा वाक्य अनेन मंत्रेण कुशम छिंद्यात्, अनेन मंत्रेण कुशम छिंद्यात्। हो गया जी? देखिए भाई, इस मंत्र से कुश का लवन करे, कुश को काटे, लवन करना मतलब काटना। क्यों? अनेन मंत्रेण कुशम छिंद्यात्, इस मंत्र से कुश को तोड़े, है कि नहीं? काटे। तो मंत्रेण दोनों जगह मंत्रेण आया ना, तृतीय विभक्ति आई, अर्थात श्रुति की कल्पना हुई। और जब श्रुति आ गई तो तृतीय विभक्ति लगी हुई किस शब्द को? मंत्र। तो अंग कौन हो जाएगा? मंत्र। और आंगी कौन हो जाएगा? कुश लवन। तो अंगांगी भाव का बोध हो जाएगा। तो ये हुआ श्रुति कल्पना। उसके बाद होता है विनियोग। विनियोग मतलब शेष शेषी भाव का निश्चय। तो क्या हो जाएगा उसके लिए वाक्य? अस्य मंत्रस्य कुशलवनांगत्वं भवति, अस्य मंत्रस्य कुशलवनांगत्वं भवति। ठीक है, अस्य मंत्र से, यह मंत्र कुशलवन का अंग है। अर्थात अंगी कौन हुआ जी? कुशलवन। और अंग कौन हुआ? मंत्र। तो अंगांगी भाव का बोध हुआ किस प्रमाण के द्वारा? लिंग प्रमाण के द्वारा हुआ जी। हाँ, तो वही दिया है पुस्तक में, देखिए, तेना बर्हिर्देव सदनम दामी इति मंत्रस्य कुशलवनांगत्वं, तेन तेन लिंग प्रमाणेन कुशलवनांगत्वं न तु उल्पादिलवनांगत्वं। उल्पा मतलब तृण विशेष, है कि नहीं? वो भी अर्थ है बर्री शब्द का, किंतु बर्री शब्द उस उल्पा में रूढ़ नहीं है, इसलिए उल्पा लवन का अंग नहीं बनेगा। कौन? मंत्र, है कि नहीं? किसका अंग बनेगा फिर? कुश लवन का अंग बनेगा। क्यों? बर्री शब्द रूढ़ है, कहा? कुश अर्थ में। लग गए जी? वही लिखा है, न तो उल्पादि लवनांगत्व। क्यों? तस्य बर्हिर्दानी इति लिंगात्, है कि नहीं? लिंग प्रमाण से लवनम तल लवनम प्रकाशितुम समर्थत्व। कुश का लवन ही, लवन का ही प्रकाशन हो रहा है। किस मंत्र से? बर्हिर्देव सदनम दामी, इससे। लग गया जी? एवं अन्यत्र पिलिंगात् विनियोग द्रष्टव्य। एवं इस प्रकार से अन्य जगह भी लिंग प्रमाण से विनियोग समझना चाहिए। ठीक है, तो एवं शब्द आया है, तो एवं उस पर लिखते एक वाक्य, एवं बराबर यथा अत्र, यथा अत्र बर्हिष्पदस्य यौगिकार्थम विना
यौगिकार्थम विना रूढ़ार्थेन लिंग प्रमाणात मंत्रस्य लवनांगत्वं भवति। पूर्णविराम। तथा अन्यत्र अपि रूढ़ार्थ प्राप्तः चेत् तेन एव लिंग प्रमाणाधारेण अंगत्वम अवगंतव्यम। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। एवं का अर्थ लिख दिया है यथा अत्र, जिस प्रकार यहाँ पर बर्हिष पद का यौगिक अर्थम विना, यौगिक अर्थ नहीं लिया तो भी रूढ़ार्थत्वेन, रूढ़ होने के कारण रूढ़ार्थेन लिंग प्रमाण से ही मंत्रस्य लवनांगत्वं भवति। मंत्र लवन का क्या है जी? अंग है। तथा अन्यत्रापि, अन्य जगह पर भी रूढ़ार्थ प्राप्त चेत, रूढ़ार्थ यदि प्राप्त है तो तेन एव लिंग प्रमाणाधारेण, उस रूढ़ार्थ से ही, लिंग प्रमाण से ही, लिंग प्रमाण का आधार लेकर ही अंगत्वम अवगंतव्यम, अंगत्व को जानना चाहिए। हो गया? चलिए अब आगे चलते हैं। तो लिंग प्रमाण का विवेचन हुआ, उसका उदाहरण हुआ। अब लिंग प्रमाण के बाद आगे वाला प्रमाण है कौन सा? वाक्य प्रमाण। किंतु वाक्य प्रमाण का निरूपण करने के पहले इस बात को बताना आवश्यक है कि वाक्य प्रमाण से बलवान है कौन? लिंग प्रमाण। जैसे पीछे किया था उसी प्रकार करेंगे। फिर उसके बाद बताएंगे क्या जी? वाक्य प्रमाण। ठीक है, तो देखिए तद इदम लिंगम वाक्यादिभ्य बलवत्। मिला पंक्ति? तद इदम लिंगम मतलब वह यह लिंग प्रमाण वाक्यादिभ्य, वाक्यादि जो आगे वाले प्रमाण है उन सब में सबसे क्या है जी? बलवान है। श्रुति से तो दुर्बल है किंतु वाक्यादि से बलवान है, प्रबल है। लग गया कि नहीं? तो वही तद इदम लिंगम वाक्यादिभ्य बलवत् अतः एव स्योनम ते सदनम कृणोमि इति मंत्रस्य पुरोडाश सदन करणांगत्वम सदनम कृणोमि इति लिंगात् न तो वाक्यात्। मिला जी? देखिए भाई, अतः एव क्या पता है जी? अतएव मतलब क्या? अतएव का अर्थ लिखिए। अतएव बराबर लिंगस्य वाक्यादिभ्यः प्राबल्यात् एव, वाक्यादिभ्यः प्राबल्यात् एव। ठीक, देखिए भाई, लिंगस्य वाक्यादिभ्य है कि नहीं? आगे की जो वाक्यादिभ्य मतलब आगे जो वाक्य इत्यादि प्रमाण है कि नहीं? उन प्रमाणों से लिंगस्य प्राबल्यात् एव, लिंग प्रमाण प्रबल होने के कारण क्या? ये जो उदाहरण दे रहे आगे, स्योनम ते सदनम कृणोमि, यह मंत्र है, यह अंग बन जाता है। किसका अंग बन जाता है जी? पुरोडाश सदन करणांगत्व। पुरोडाश सदन करण का अंग कौन? ये मंत्र। किससे? लिंग प्रमाण से, है कि नहीं?
स्योनम ते सदनम कृणोमीति मंत्रस्य पुरोडाश सदन करणांगत्वम। क्यों? सदनम कृणोमी इति लिंगात। उस मंत्र में आया है ना, क्या आया है? सदनम कृणोमी, ये शब्द आया है। इस यहां पर लिंग प्रमाण है, और इस लिंग प्रमाण के कारण यह मंत्र पुरोडाश सदन करण का अंग है। लग गया जी? न तू वाक्य, वाक्य प्रमाण से नहीं। वाक्य प्रमाण से लेंगे तो पुरोडाश सदन करण का अंग नहीं बनेगा। कैसा बनेगा, क्या बनेगा फिर तो बताएंगे, ठीक है ना? तो मूल मुद्दा, उदाहरण क्या है जी? स्योनम ते सदनम कृणोमी, ये मंत्र है। इस मंत्र को अंग बनाना है। इस मंत्र के बाद भी विनियोजक वाक्य या विनियोजक शब्द नहीं है। जैसे ऐन्द्रियागार्य पत्यम उपतिष्ठते विनियोजक वाक्य था ना, ऐसा विनियोजक वाक्य नहीं है। विनियोजक वाक्य रहेगा तो श्रुति प्रमाण से ही अंगांगी भाव का बोध हो जाएगा, वैसा तो है नहीं है। अब अंगी कौन, अंग कौन, और उस अंगांगी भाव का बोध कराने के लिए प्रमाण कौन? लिंग प्रमाण। तो लिंग ही क्यों, वाक्य प्रमाण लेंगे तो क्या होगा? इन बातों का विचार करना है। तो इन बात का विचार करने के लिए पहले मंत्र को आप पूरा लिख लीजिए। यह जो मंत्र दिया है ना, स्योनम ते सदनम कृणोमी, एक भाग है, एक अंश है उस मंत्र का। तो पूरा मंत्र लिखेंगे तो स्पष्ट होगा। और पूरा मंत्र कहां से लिखेंगे? तो आपके पुस्तक में 83 पेज के ऊपर नीचे से तीसरी पंक्ति देखिए, मिला? क्या लिखा है अंतिम में? स्योनम ते सदनम कृणोमी, इत्यत्र, इत्यत्र को मत लीजिए, सीधा उसको जोड़ दीजिए आगे। स्योनम ते सदनम कृणोमी घृतस्य धारया सुषेवम कल्पयामि, पूर्ण विराम। फिर उत्तरार्ध में लिखेंगे तस्मिन् सीदामृते प्रतिष्ठ व्रीणाम मेघ मेध सुमनस्यानः, यहां तक। तो वह कापी पर लिख लीजिए। वह स्योनम ते सदनम कृणोमि घृतस्य धारया सुषेवम कल्पयामि, घृतस्य धारया सुषेवम कल्पयामि। पूर्वार्ध हो गया पूरा। उत्तरार्ध में तस्मिन् सीदामृत, तस्मिन् सीदामृत प्रतिष्ठ व्रीणाम मेध सुमनस्यमानः, पूर्ण विराम। हो गया? चलिए इसका थोड़ा अन्वय करेंगे, फिर अर्थ बताएंगे। क्योंकि लिंग प्रमाण के द्वारा जब विनियोग करना रहता है तो ये चार व्यापार होती है, अर्थ बताना पड़ता है, श्रुति की कल्पना करनी पड़ती है, सब बात होती है। तो इसलिए पहले अन्वय कैसा? ते मिला, ते उसके पीछे स्योनाम सदनम कृणोमि, सदनम कृणोमि घृतस्य धारया सुषेवम कल्पयामि। फिर आगे तस्मिन् अमृत सीद, नहीं तस्मिन् अमृत, आगे व्रीणाम मेध सुमनस्यमानः सीद प्रतिष्ठ। पुनः तस्मिन् अमृत, हे अमृत संबोधन है, अमृत व्रीणाम मेध सुमस्य सुमनस्यमानः सीद प्रतिष्ठ। हो गया ना? अब अर्थ अन्वय के अनुसार अर्थ करते हैं। ते दर्श पूर्णमास याग में मंत्र को पढ़ा गया है और पुरोडाश को उद्देश्य करके ये मंत्र है।
तो लिखते हैं हे पुरोडाश, हे पुरोडाश, ते ये प्रतीक है। प्रतीक मतलब मंत्र, उस मंत्र पर लिखा ना, उसका पद है ते, उसका अर्थ करेंगे बराबर। तव, ते का अर्थ है तव, बराबर चिन्ह देकर अर्धविराम। स्योनम, ये प्रतीक है, बराबर समीचीनम, स्योनम बराबर समीचीनम। सदनम बराबर स्थानम, स्थानम। कृणोमि, कृणोमि बराबर करोमि, कृणोमि का अर्थ है करोमि। ठीक है, कंस में लिखिए केन साधनेन कथम तत्स्थानम क्रियते, केन साधनेन कथम तत्स्थानम क्रियते, प्रश्न चिन्ह कंस बंद। आगे लिखेंगे घृतस्य धारया सुषेव, सुषेव बराबर सुष्टु सेवितम योग्यम, सुष्टु सेवितुम योग्यम। सुष्टु सेवितुम योग्यम। कल्पयामि, कल्पयामि पूर्ण विराम। तस्मिन्, तस्मिन् प्रतीक है, तस्मिन् बराबर कल्पिते तस्मिन् स्थाने, कल्पिते तस्मिन् स्थाने। हे अमृत, हे अमृत बराबर मरण रहित, मरण रहित। व्रीणाम मेध बराबर व्रीणाम सारभूत, व्रीणाम सारभूत। कंस में हे पुरोडाशा, कंस बंद। सुमनस्यमानः, सुमनस्यमानः बराबर शोभन मनस्कः सन्, शोभन मनस्कः सन्। सीधा, सीधा बराबर उपविश, उपविश। प्रतिष्ठा बराबर प्रतिष्ठां प्राप्नुहि, प्रतिष्ठां प्राप्नुहि इति मंत्रार्थ। इति मंत्रार्थ। ठीक है जी, तो मंत्र हुआ, मंत्र का अर्थ बता दिया। ठीक है ना जी। अब फिर आगे बताएंगे जिससे कि लिंग प्रमाण के द्वारा यह मंत्र अंग बन जाएगा, और वाक्य प्रमाण मानेंगे तो नहीं चलता है। इस बात को स्पष्ट करना, इससे सिद्ध होगा कि वाक्य प्रमाण से बलवान है कौन? लिंग प्रमाण। किंतु इसका विचार आगे वाला करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्